हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं फ्यूचर ट्रैक में। और अब हम अपनी इस सीरीज में जो है सीख रहे हैं कैसे हम मूल अधिकारों को अपने सामान्य जीवन में रोज की दिनचर्या में उतारें। कैसे अपने रोज के व्यवहार में हम मूल अधिकारों को सीख के कुछ ऐसा करें जिससे हमारे मूल अधिकारों का कोई और उल्लंघन न कर सके और हम भी जो है किसी और के मूल अधिकारों का अपने रोज के व्यवहार में उल्लंघन ना करें, या फिर कोई संस्था, कोई राज्य हमारे मूल अधिकारों को, कोई भी संस्था, चाहे वो सरकारी संस्था हो या फिर निजी संस्था हो, कोई भी अधिकारी हो जो सरकार की तरफ से नियुक्त हुआ हो, जो राज्य के अंतर्गत आवे, जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा, उसके अंतर्गत मतलब निजी हो या फिर सरकारी संस्था हो, कोई भी प्राधिकारी जो आपके मूल अधिकारों का जो ये भाग 3 में दिए गए हैं उल्लंघन करे, वो राज्य के अंतर्गत समाहित होगा। तो हम ने पहले बात करा कि सामान्य मनुष्य को अपने जीवन में जो है सिर्फ जल, वायु, पृथ्वी मतलब रहने के लिए और खाने के लिए, जिसे हम सामान्य भाषा में जो है रोटी, कपड़ा और मकान कहें, सिर्फ एक सामान्य जीवन को जीने खातर सिर्फ यही चीज काफी नहीं है जो हमें प्रकृति से मिले। और भी बहुत सी चीजें हैं जो एक समाज में, एक व्यक्तियों के समूह में रहने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हों। हमने अपने पहले पार्ट में पढ़ा था कैसे लोगों को जो है समानता का अधिकार, जो समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से और 18 तक रखा गया। इस सीरीज की पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आप उसे देख सकेंगे, क्योंकि हमें जो है जीने के लिए बराबरी चाहिए। पहले तो जब हर कोई वर्ग बराबर होगा, जब स्त्री और पुरुष बराबर होंगे, जब अमीर और गरीब बराबर होंगे, जब बराबर होंगे वो कर्मचारी जो बड़े पद पे हैं या फिर जो छोटे पद पे हैं, तो इन चीजों में जो है समानता स्थापित करने खातर समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिए गए हैं, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम बराबरी से अपना जीवन व्यतीत करें। अब बराबरी के बाद जो है बात आवे स्वतंत्रता की। तो हम स्वतंत्रता मतलब किसी भी कार्य करने की आज़ादी, कहीं घूमने की आज़ादी, अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी, आज़ादी अपना जीवन खुल के जीने की, आज़ादी अपने आप के विकास की, ये भी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको कुछ करने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो आप कैसे अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकोगे, कैसे अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकोगे, कैसे एक सम्मानित दर्जा जो है समाज में पा सकोगे। तो उसी समानता के अधिकार के बाद जो है बात करेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार पे। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने मूल अधिकारों की सीरीज में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। कैसा हमें जीने के लिए जो है स्वतंत्रता भी एक बहुत ही आवश्यक अंग है। हम अपने निजी जीवन में इन्हें कैसे प्रयोग करें, कैसे हमारी कोई स्वतंत्रता ना छीने जो संविधान में हमें दी है, और कैसे हम अपने व्यवहार में किसी और की भी स्वतंत्रता का हनन ना करें। तो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। आज हम इन्हीं अनुच्छेदों पर 22 बात करेंगे। तो हमारा जो है सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, जिसके अंतर्गत है वाक एवं अभिव्यक्ति, विषयक
कुछ अधिकार। सामान्यतः जो है इसमें 7 अधिकार शामिल करे गए थे जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था। तो और फिलहाल जो है इसमें 6 प्रकार के अधिकार हैं। जो संशोधन द्वारा जो है एक प्रकार का जो संपत्ति का अधिकार था वो इसमें से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सरकार संपत्ति से रिलेटेड जो भी कोई स्कीम, जो भी कोई योजना लागू करे थी लोगों के भले के लिए, उसे संपत्ति के अधिकार का हवाला दे तो वो लोग जो है बड़ी मात्रा में उस पर रोक लगवा दिया करते थे। इसीलिए ये अधिकार जो है इन मूल अधिकारों से हटा के एक विधिक अधिकार 300 कै में जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो इसमें 6 अधिकार हैं, 6 पार्टों में अधिकार दिए गए हैं जो हमें प्राप्त हैं। और सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की, जो विचार आपके मन में है उन्हें बोलकर प्रकट करने को कहेंगे वाक, और अभिव्यक्ति कहेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी दूसरे तरीके से अगर हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे, इशारा करके, कोई पोस्टर बना के, या किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया में पोस्ट करके अगर हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे, तो ये जो है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब हम किसी इंसान को उसके अंदर के विचारों को प्रकट करने का सही मौका नहीं देते, उसे एक ऐसा स्थान नहीं देते जिससे वो अपने विचार प्रकट कर सके, तो ये जो है उसकी वोक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। सामान्य परिस्थितियों में क्या है, मनुष्य अपने विचारों को खुलकर सामने रखने का अधिकारी है। ये सामान्य, वो चाहे बोल कर अपने बात दूसरों को कहो या फिर किसी दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करो। इसमें किसी बात का विरोध करना, अपने प्यार का इजहार करना, किसी भी प्रकार से, ये सब जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दूसरा इसमें अधिकार है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो इसमें हम क्या कर सकें कि शांतिपूर्वक यानी शांति से और बिना किसी हथियार के हम सम्मेलन करें। कहीं 2 आदमियों में बैठे हैं गप मारें, 5 आदमियों में बैठे हैं, 10 में बैठे हैं, या 1000 या 1,00,000 आदमियों का ग्रुप बना के कुछ अपने विचार वहां प्रकट करें। तो ये स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिली हुई है। ठीक है, पर शर्त यह है कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन होना चाहिए। फिर आप अगर ये अधिकार ना हो तो हम किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं भी खड़े होकर जो है आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते जब इस अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये जो है अधिकार हमें दिए गए हैं। तीसरा इसमें है संघ संगठन या सहकारी समिति के निर्माण की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्तियों का समूह आपस में मिलकर कोई संघ बना सके, कोई संगठन जो किसी वर्ग विशेष के लिए या किसी एक काम के लिए जो है आधारित किया गया हो, वो संगठन हम बना सकें। सहकारी समिति जैसे आपने देखा ही होगा कि कॉलेजों में बहुत सारे स्कूल जो है कमेटी के उससे चले, कमेटी उनका रूल्स एंड रेगुलेशन करे और ये निर्धारित करे कि कैसे उनके प्रशासन को चलाया जाएगा। या मंदिरों में ट्रस्ट हुए, तो ये सारे सहकारी समिति के अंतर्गत हमें। जैसे बहुत सारे संघ हैं जो नए सरकार से मतलब
आरएसएस है या आईआईएम है, ये सारे संगठन जो है इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत गठित किए गए हैं। अगला जो हमारा अधिकार है वो है भारतीय क्षेत्र में कहीं भी आबाद संचरण का अधिकार। आबाद संचरण यानी घूमने फिरने का। हम भारत के क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में जो है घूमने का अधिकार हम रखते हैं। यह अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिला हुआ है। यानी आपको कोई सा आधार पे मना नहीं कर सकता कि आप दूसरे प्रदेश से, दूसरे किसी क्षेत्र से आए और आपको किसी भी सरकारी क्षेत्र में जो है घूमने से किसी भी प्रकार की मनाही नहीं की जा सकती। सामान्य परिस्थितियों में आप चाहे किसी भी हिस्से में रह रहे हो भारत के और किसी भी हिस्से तक जो है घूमना चाहते हो, पर इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारतीय क्षेत्र में ही आबाद संचरण का अधिकार है, ना कि भारत के बाहर के क्षेत्र में। उसका भी अधिकार है हमें, पर वो अधिकार हमें अनुच्छेद 21 के तहत है। आगे पढ़ेंगे इसमें। अगला इसमें अधिकार है कि भारतीय क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का या बस जाने का अधिकार। मतलब भारत के क्षेत्र में कहीं भी सामान्य परिस्थितियों में आप भारत के किसी भी क्षेत्र में वहां जाकर थोड़े दिन के लिए रहें या फिर वहीं जाकर पूरी लाइफ के लिए बस जा, यह अधिकार भी जो है अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिला हुआ है। तो इसके तहत हम किसी दूसरे प्रदेश से, किसी दूसरे स्थान से आने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी भी क्षेत्र से आया हुआ है, उसे अपने यहाँ थोड़े दिन रहने के लिए या अगर वो पूरे दिन बसना चाहता हो तो कानून के तहत वहाँ बस सकता है। ऐसा नहीं है कि उस पर किसी आधार पर जो है रोक लगाई जाएगी सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है। छठे नंबर पर जो है पहले संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो केवल भारतीयों के लिए था। यह संपत्ति का अधिकार जो है बहुत सारी योजनाओं को लागू करने के आड़े आवे था, क्योंकि संपत्ति का अधिग्रहण जो है सरकारी योजनाओं के लिए सरकार को करना ही पड़े, तो लोग उन योजनाओं को रुकवा देते इस अधिकार का हवाला देते हो। तो इसलिए पहला संशोधन में जो है तो इसीलिए इस अधिकार को बाद के संशोधनों को द्वारा हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है अब एक मूल अधिकार नहीं है, एक विधि का अधिकार है। जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधि का अधिकार 300 में जोड़ दिया गया था, यहाँ से हटाया गया। और इसमें जो लास्ट अधिकार है वो है व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार। यानी सामान्य परिस्थितियों में कोई सा भी व्यापार, व्यवसाय या वृत्ति हो, उसे हम किसी को करने से रोक नहीं सकते। कोई आपके आस पड़ोस में, घर में दूर दराज से कुछ भी बेचने आ रहा जो सामान्य चीज़ है, ऐसा नहीं है वो ऐसी चीज़ है जिस पर सरकार ने रोक लगा रखी। जो सामान्य चीज़ है उसके व्यापार का अधिकार जो है पूरे भारत में कहीं भी कोई किसी भी सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का व्यापार करे, यह अधिकार भी हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिला हुआ है। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के तहत फिलहाल ये 6 अधिकार मिले हुए हैं, मूल रूप से 7 थे। तो ऐसा हो जा कि कभी कभी कोई बाहर से आने वाला, कोई दूसरे प्रदेश का, कोई पहाड़ी क्षेत्र का, कोई बिहार का या किसी भी दूसरे राज्य का, इस आधार पर कहीं भेदभाव बहुत सारा देखने को मिला है कि वो दूसरे क्षेत्र पर आवे तो हम उसे यहाँ बसने नहीं देते हैं, किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ हो
तो ऐसा करना जो है अनुच्छेद 19 के तहत उल्लंघन है, जब हम उसे कहीं कोई सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने से रोक रहे हों, या फिर कोई संगठन बनाने से हम किसी को रोकें, वो भी अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। किसी को घूमने से रोकें, या फिर किसी को कहीं थोड़े दिनों के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए रहने को रोकें, या फिर हम रोकें किसी को कोई व्यापार करने खातर, जो सही व्यापार है उसे करने खातर अगर रोकें, तो ये उसके अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, तो इसी स्वतंत्रता के अधिकार में आगे जो है अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 में हमारा अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कब हम किसी व्यक्ति को जो है या कोई संस्था किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर सके, या जब वो अधिकार अपराधी घोषित होगा तो उस पर क्या क्या अधिकार होंगे, तो अपनी संरक्षण करने के लिए यह इस अनुच्छेद में बताया गया है। पहली बात तो यह है कि अगर सरकार ने कोई विधि बनाए रखी और हम अपने किसी काम में उस विधि का उल्लंघन कर रहे, उस टाइम पे ही जो है हम अपराधी होंगे। अगर कोई भी विधि बनी हुई नहीं है, कोई भी सामान्य विधि बनी हुई नहीं है, और हमने कोई काम कर दिया, भले ही वो हमारी दृष्टि में गलत हो, किसी आदमी ने ऐसा काम करा जो हमें तो गलत लग रहा, पर वो किसी विधि का उल्लंघन नहीं है, तो वो अपराध नहीं मानने जाएगा। अपराध वही होगा जो विद्यमान विधि का उल्लंघन करेंगे। ठीक है, कोई नियम बन रहा, अगर हमने उसका वो अपराध करा, तो चाहे वो काम सही भी है तो वो अपराधी है। जैसा सामान्य परिस्थितियों में अगर सरकार ने ऐसी विधि बना दी कि भाई गर्मियों में किसी को पानी पियाना अपराध है, तो जब कोई पानी पियावेगा तो वो उल्लंघन हो जाएगा, भले ही वो सही काम है, पर विधि का उल्लंघन है तो वो अपराध होगा। और या फिर ऐसी कोई विधि अगर विद्यमान नहीं है कि भाई किसी का खून करने का, किसी का मर्डर करने का कोई अपराध नहीं मानने जा रहा, उस पर कोई विधि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा क्राइम भी जो है अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। इस उसके अंतर्गत पहला जो खंड है वो यही है। दूसरा ये है कि एक अपराध के लिए अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई अपराध कर रहा, तो उससे सिर्फ एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। ये नहीं है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा मिले। अगर पहली बार उसे कम मिली या ज्यादा मिली, तो बस उस अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार व्यक्ति को सजा दी जाएगी। इसमें दूसरा प्रावधान ये है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत तीसरा प्रावधान ये है कि कोई भी हमें अपने किसी करे हुए अपराध के लिए सजा कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मतलब किसी भी आदमी को ऐसा मजबूर नहीं करे जाने का कि वो भले उसने अपराध करा हो, पर सजा अपने अपराध को कबूल ले किसी डर में, तो ऐसा करना जो है अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। अगर जबरदस्ती कोई हमारे करे हुए अपराध को हमारे पर कबूल करवा रहा, तो वो अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। पुलिस के मामले में जब अपराधी को पकड़ लिया पुलिस और टॉर्चर करके उससे पूछा है कि कबूल करो ये अपराध आप नहीं करा, तो ये जो है अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। वैसे पुलिस कबूल ये करवावे इसलिए करवावे क्योंकि वह सबूत ढूंढ सके आपको अपराधी साबित करने के लिए, ना कि आपकी सजा की गवाही कोर्ट में वैल्यू नहीं रखती कि आप ये कह रहे कि हमने अपराध करा ये नहीं करा। अगर जबरदस्ती कोई कह रहा आपको छेद का, पुलिस सजा जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपने अपराध को अपने आप कबूल करो। ठीक है, तो ये 3 सुरक्षा हैं अपराध के लिए जो अनुच्छेद 20 के तहत हमें दी गई है। तो दोस्तों अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत है
प्राणोदैहिक स्वतंत्रता। यानी इसे हम जीवन का अधिकार भी कह सकें। एक मनुष्य जो अपने जीवन में हजारों इच्छाएं रखे कि उसे कैसा जीना है, अंतर मन से जुड़ी जो इच्छाएं हैं वे भी इस अधिकार के अंतर्गत संरक्षित हैं। इसमें देश के बाहर कहीं घूमना, सोना, अपनी निजता जो अपनी निजी जानकारी है उसे सुरक्षित रखना, या फिर हम कह लें कि जो भी आदमी के अंदर की इच्छाएं हैं उसे पूरी करना, चाहे वो किसी से प्रेम करना हो, नफरत करना हो, किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना हो, किसी के साथ शादी करने का अधिकार भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाए। पहले हमने अनुच्छेद 19 पढ़ा जहां वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र था। जब हम अपने प्यार का किसी को इजहार करें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब हम किसी के साथ जीने का फैसला करें तो उसके साथ चाहे लिविंग रिलेशनशिप हो, थोड़ी देर के लिए किसी के साथ रहें या फिर पूरी जिंदगी बिताने के लिए किसी से शादी करें, अपने अंदर की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो है ये अधिकार हमें अनुच्छेद 21 दे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी सहमति जरूरी है। इन कामों के लिए दूसरे व्यक्ति की सहमति भी बहुत जरूरी है, जिसमें ये सारे जो अधिकार हैं ये पूर्णनीय है। जब भी मैं कहूं कि सामान्य स्थिति में मिले, ये अधिकार पूर्णनीय है जब आप किसी अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करना शुरू कर देना तो वहां ये अधिकार खत्म हो जाए। दो आदमियों की सहमति से हम कोई भी रिश्ता रख सकें वो हमारे मूल अधिकार में है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप ही केवल चाहो तो जब भी ये आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत आवेगा तब सरकार इस पर युक्त प्रबंधन लगा सके। किसी व्यक्ति की गरिमा होगी, लोक व्यवस्था अगर उसे बनानी होगी, किसी धर्म का मामला होगा या किसी व्यक्ति की गरिमा, मान प्रतिष्ठा का या राष्ट्रीय एकता का मामला होगा तो इन अधिकारों पर जो है रोक लगाई जा सके। सुरक्षा का विषय हो राज्य की, कोई भड़काऊ भाषण हो, नफरत फैलाने वाला, तो उस आधार पर ये सारे अधिकार सरकार हमें से छीन सके या कोई ऐसी विधि बना सके जो इन्हें कम करे। अनुच्छेद 19 में साफ साफ लिख रहा कि सरकार व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, राज्यों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संधि या लोक व्यवस्था के लिए कोई भी ऐसा नियम बना सके कि वो इन अधिकारों को सीमित करे। ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता रहे। सुप्रीम कोर्ट को तो पूरे संविधान की व्याख्या का अधिकार है, पर इस आर्टिकल की जो है व्याख्या अब तक बहुत ही ज्यादा बार करी जा सकी क्योंकि ये अंदर आत्मा से जुड़ा हुआ है। जो स्वच्छ पर्यावरण में हमें सांस लेने का अधिकार, किसी के साथ जीने का, किसी से नफरत करने का, सोने का, निजता का, सभी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 21A। वैसे तो ये शिक्षा से संबंधित है, इसका मतलब इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। यानी किसी भी स्थिति में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य को शिक्षा प्राप्त करवानी ही पड़ेगी। ये उसका मूल अधिकार है। ये सामान्य परिस्थितियों में जो है कोई भी संस्था मतलब राज्य छीन नहीं सकता। तो इसी के तहत जो प्राइमरी स्कूल है, आप देखते होंगे कि हर एक छोटे से छोटे गांव में भी या 2 गांव में इकट्ठा, जहां गांव के बीच में 5 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर नहीं है, वहां 2 गांव के लिए इकट्ठा भी हो सके। पर हर क्षेत्र में जो है सरकारी प्राइमरी स्कूल है, वो इसी अनुच्छेद के तहत है कि भाई हम उन्हें ये अधिकार दे सकें। अगर नहीं है तो कोई इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस कर सके। अगर उसे कहीं आसपास जो है कुछ किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था और वहां पूरी टीचरों की व्यवस्था नहीं मिलती पढ़ाने के लिए, तो वो अपना मूल अधिकार सरकार पर से
मांग सके सुप्रीम कोर्ट में केस करके। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के बाद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी या निवारक निरोध से संरक्षण। यानी अगर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, कहीं कैद में रखा जा किसी संस्था द्वारा, तो हमारे पे क्या अधिकार है कि हम उससे अपने आप को बचा सकें। देखो, सामान्य परिस्थिति में अगर किसी की गिरफ्तारी होगी तो उस पर यह अधिकार होगा कि उसे पहले तो जानकारी दी जाएगी कि किस आधार पर आप गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उन्हें जानकारी देने के बाद वकील से पूछने का उन्हें पूरा अधिकार होगा, एक विधिवेत्ता से सलाह लेने का कि कैसे मैं यहां से बच सकूं। ये दोनों अधिकार आर्टिकल 22 के तहत हमें मिले हैं कि पहले तो हमें यह जानकारी दी जा कि क्या कंडीशन है जिसके आधार पर हमें गिरफ्तार किया जा रहा। दूसरी बात यह है कि हमें जो है एक विधिवेत्ता दिया जाए जिससे हम परामर्श लेकर अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें या अपनी सुविधाओं के लिए काम कर सकें। ठीक है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक बात यह है कि अगर हमें किसी सरकारी संस्था ने जो है गिरफ्तार कर लिया तो हमारे पास हमें 24 घंटे के समय के अंदर, जिसमें यात्रा का समय जो है शामिल नहीं होगा, उसके अंतर्गत 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने, जो जिला मजिस्ट्रेट है या जिले का जो न्यायालय है उसके न्यायाधीश के समक्ष पेश करना अनिवार्य होगा। गिरफ्तारी से लेकर आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंतर्गत किसी जिला न्यायाधीश के सामने जो गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति, उसे पेश करना अनिवार्य होगा। ये जो है अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत संरक्षित है। पर ये सारे अधिकार सिर्फ सामान्य गिरफ्तारी के हैं। जब आप शत्रु देश के व्यक्ति हो, फिलहाल तक जो है कोई भी देश भारत का शत्रु देश घोषित नहीं है। एक तो जब आप शत्रु देश के व्यक्ति हो, दूसरा तब जब आपको निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाए। तो ना तो हमें जानकारी दी जाने की, निवारक निरोध हो जब किसी खतरे की आशंका में पहले ही किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसे हम रासू का भी कहें सामान्य भाषा में। तो उस पे के टाइम जो है ना तो हमें ये कोई ये जानकारी देगा कि हम क्यों गिरफ्तार करे गए, और ना ही वकील करने का अधिकार होगा। पर इसमें यह है, संविधान में जो है मेंशन है 2 माह का समय, 2 माह के समय तक हमें इसके निवारक निरोध के अंतर्गत जो है गिरफ्तार रखा जाएगा। अगर इस समय अवधि को बढ़ाना तो 3 सदस्य होंगे जो उच्च न्यायालय के, एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनमें, और 2 रिटायर्ड न्यायाधीश इस बात का निर्णय करेंगे कि आपको जो गिरफ्तारी है वो आगे बढ़ाई जा या नहीं। उसके परामर्श पे ये 2 माह से ज्यादा का समय भी हो सके। पर सामान्य परिस्थितियों में जो है निवारक निरोध सिर्फ 2 माह तक हुए, और इस निवारक निरोध में कोई भी सुविधा नहीं मिलती, ना वकील करने की, ना ये जानकारी देने की कि क्यों गिरफ्तार करे गए, ना मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंतर्गत आपको पेश किया जाने का। तो ये अधिकार है जो हमें पूरी स्वतंत्रता दें। स्वतंत्रता दें कि पूरे देश में घूमने की, अपनी बात खुलकर कहने की, वो चाहे किसी सरकार का विरोध करना हो या अपने धर्म की या किसी और के धर्म की गलत नीतियों का विरोध करना हो सही तरीके से, या संसद में हुए काम की किसी चर्चा करनी हो या किसी जज के फैसले का विरोध करना हो। पर इसमें यह है कि हम न्यायालय की अवमानना न करें, किसी की गरिमा को उल्लंघन न करें, किसी के सम्मान का ध्यान रखें और पूरी लोक व्यवस्था का ध्यान रखें। अगर हम इसे भंग करेंगे तो ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं होने के। तो एक तो है कि अपने विचारों को खुलकर प्रकट करें, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कहीं सम्मेलन करें, 4-5 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति या 1 लाख व्यक्ति, जितने भी इकट्ठे हो सकें, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन कर सकें। दूसरी बात, कहीं भी आने जाने का, कहीं भी घूमने का, कहीं बस जाने का अधिकार
अपना संगठन बनाने का अधिकार और अधिकार कोई भी व्यापार करने का, ये हमारे मूल अधिकार हैं। इन्हें किसी भी आधार पर कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो निजी व्यक्ति हो या फिर कोई राज्य की संस्था हो। उसके बाद अनुच्छेद 20 है, जब हम अपराध, अगर हमारे पर कोई इल्जाम लगाए जा, हमें उससे बचना हो, तो उसके लिए ये है कि अपराध जब भी होगा जब हम विधि का उल्लंघन करेंगे। ठीक है। और अपराध, एक अपराध के लिए एक सजा, और उसके बाद एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, दूसरी बार नहीं। अपराध जब भी मान्य जाएगा जब किसी विधि का उल्लंघन होगा। उसके बाद अनुच्छेद 21 है, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपनी लाइफ खुल के जियो, बस किसी और की लाइफ में इंटरफेयर ना करो। तो ये सारे अंदर की जो भावना है, प्यार हो, कोई और चीज़ हो जो तो किसी दूसरे के साथ बांटनी हो, उस पूरा जो सिस्टम है, ये हमारे जीवन की जो आंतरिक इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। चाहे वो विदेश में घूमने का अधिकार हो, ये सारी चीज़ें जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें मिले हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अगर हम गिरफ्तार हो जाएं तो वहाँ हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, ये चीज़ें हमें दी जाएं। तो ये जो पूरा भाग है अनुच्छेद 19 से 22 हमें पूरी स्वतंत्रता देवे है। ठीक है। आज स्वतंत्रता का हनन कहाँ हो रहा? स्वतंत्रता का हनन हो रहा जब हमारी सरकार, मतलब हमारी कोई पसंदीदा सरकार है और कोई उसके विरोध में बोल रहा तो हम उसे बोलने नहीं देते। जब हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं और अगर कोई दूसरे धर्म का उसके खिलाफ कुछ बोल रहा तो हम उसे सुनने की बजाय उस पर आक्रमण कर दें। कहीं किसी को घूमने से रोकें, उसे किसी दूसरे स्थान से आए हुए के कारण या फिर किसी दूसरे धर्म या जाति होने के कारण, तो ये चीजें जो है हमारे अधिकारों का उल्लंघन करें। ठीक है। जब हम किसी की भावनाओं की कदर नहीं करते, वे चीजें भी जो है अनुच्छेद 20 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब किसी को सुनो, पहले एकदम उसे जज ना करो, क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के तहत हमें सबको मिला हुआ है। किसी के साथ घूमने फिरने का, अपनी लाइफ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, ये सारी स्वतंत्रता हमें मिली। अगले हम पार्ट में शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को जो है कवर करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से समझें और देखें कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकें और किसी और के जीवन में जो है इन अधिकारों को अगर कहीं उल्लंघन हो रहा हो तो उसे सिखा के उनकी रक्षा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।